ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा है हमारा। आज उसका ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको बेसिक कराया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये सब आपको हमने समझाए थे। कुछ बेसिक्स इसमें और रह गए, जैसे कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है आपका, यह आपकी जो है टोटल रिएक्शन क्या होती है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, वो हम आपको इस लेक्चर के माध्यम से समझाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस लेक्चर में आपका पूरा का पूरा जितना भी बचा हुआ है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करूंगा मैं, पहले टॉपिक जो हमारा है वो है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। क्या है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन, या इसे कुलाम लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर, आप एक एक पॉइंट को समझेंगे कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है। देखिए, पहला लॉ आपको पता है, मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है या मूव कर रही है, उस डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा हमेशा फ्रिक्शन फोर्स। तो पहला लॉ तो यह है आपका। दूसरा क्या है? टिल द लिमिटिंग वैल्यू इज रीच्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंड्स टू मूव द बॉडी। ये मैंने कल भी आपको समझाया था इस ग्राफ के माध्यम से। देखिए, ये देखिएगा आप, कल मैंने समझाया था आपको कि लिमिटिंग वैल्यू तक, लिमिटिंग वैल्यू क्या है आपकी? यह है लिमिटिंग वैल्यू तक आपका जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? वो जो हमने लोड अप्लाई किया है बॉडी पर, जो लोड अप्लाई किया है उसके इक्वल होगी। तो यही आपका सेकंड लॉ है कि टिल द लिमिटिंग वैल्यू इज रीच्ड, जब तक आपका बॉडी, आपका फोर्स टिल लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंचता, तब तक जो मैग्नीट्यूड होगा फ्रिक्शन का वो किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल होगा, जो हमने बॉडी को मूव करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ देखिए आपका क्या है? द फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट होगा किससे? एरिया इन कॉन्टैक्ट। देखिए आप समझ लीजिए, जैसे ये है आपकी एक बॉडी और ये आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया, ठीक है नहीं? तो ये ज्यादा हो या कम हो, इससे फ्रिक्शन फोर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एरिया पर किसी भी तरह से फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा आप, फोर्थ क्या है? द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन द रफनेस स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है? फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है कि जो आपकी कॉन्टैक्ट सरफेस है, जहां आपकी दोनों बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट कर रही है, वो कितनी स्मूथ है या कितनी रफ है। अगर रफ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, अगर स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट जो है, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। मैंने आपको देखिए पहले भी समझाया था कि अगर कोई आपकी ये बॉडी है, इस पर एक डब्ल्यू वेट नीचे काम करेगा, तो इस जो आपका ये प्लेन है, जो आपका ओरिजेंटल प्लेन है, इसके 90 डिग्री पर एक रिएक्शन काम करेगी आर। बताया था मैंने आपको, जिस प्लेन के भी कांटेक्ट में होगी उसी के 90 डिग्री पर काम करेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका? इस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हमने पहले भी निकाल के बताया था आपको कि एफ इजकल टू होता है म्यू आर। तो म्यू की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो एफ किसके प्रोपोर्शनल हुआ? आर के। तो वही बात कही है इसने कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने आपको पढ़ाया था कि वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्लियर है? काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की से कम होगी। इस डायग्राम से देखिए, मैंने ये भी आपको समझाया था, इस डायग्राम से मैंने समझाया था कि ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू होगी जहां आपका फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। और जब बॉडी आपकी मूवमेंट में आएगी या मूव करना स्टार्ट करेगी तो स्लाइटली उसमें थोड़ा सा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डाउन हो जाएगा। क्लियर है? अब जब फ्रिक्शन फोर्स डाउन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी डाउन होगा। तो वही बात इसने कही है कि वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। यानी जो म्यू एस की वैल्यू होगी वो हमेशा म्यू के की वैल्यू से ज़्यादा होगी। अब आगे देखिएगा,
For moderate speed, the frictional force is constant, but it increase as the speed decrease and vice versa. इसने क्या कहा है, अगर आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और यदि उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, स्पीड उसकी घटती है, स्पीड अगर कम होगी तो आपका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर इसके रिवर्स में कहूँ, अगर स्पीड बढ़ेगी तो आपका फ्रिक्शन फोर्स घट जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में भी मैंने समझाया था, देखिए कि जब तक आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है कांस्टेंट, तब तक तो फ्रिक्शन फोर्स आपका सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही वेरी हाई स्लाइडिंग वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी को हाई कर रहे हैं तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। तो देखिए इसी डायग्राम से 3-4 लॉ तो इसी डायग्राम से बन गए, और 3-4 लॉ वो है जो बेसिक है, जो मैंने आपको बताया था। तो रटने की जरूरत नहीं है इसमें केवल समझने की जरूरत है, ठीक है, कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन होते क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका टोटल रिएक्शन। क्या है? टोटल रिएक्शन। देखिए टोटल रिएक्शन क्या होती है, ये आपका एक ब्लॉक रखा है, ये नीचे रफ सरफेस आ गई, और रफ सरफेस के ऊपर क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा है, ठीक। इस ब्लॉक सरफेस का वेट कितना है, डब्लू, जो डाउनवर्ड काम करेगा नीचे, ठीक है। डब्लू की हमेशा बात ध्यान रखिएगा, डब्लू जो आपका लोड होगा बॉडी का, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करेगा, चाहे आप बॉडी को किसी भी शेप में रख लें, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डब्लू वेट काम कर रहा है। अब मैंने बताया था कि जिस सरफेस पर आपकी बॉडी रखी होगी उसी सरफेस से क्या होगा, 90 डिग्री पर एक रिएक्शन लगेगी आर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, देखिए, ठीक है। एक हमने यहाँ ट्रैक्टिव फोर्स पी लगाया हुआ है बॉडी के मोशन के लिए, तो जब इस डायरेक्शन में आपका ट्रैक्टिव फोर्स लगा है तो यानी मूवमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा आपका। अब ये जो आर है, ये जो आपका आर है नॉर्मल रिएक्शन, और ये हमारा क्या हो गया, और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स एफ हो गया। तो आर और एफ दोनों का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा एस। क्या आएगा, आर और एफ का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एस निकल के आएगा। जैसे कि हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या था, अगर एक पॉइंट पर आपके, जैसे ये तो हो गया एफ और ये हो गया आपका आर, ठीक, एक पॉइंट पर आपके दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो मैंने इसका पैरेललोग्राम बना लिया इस तरह से, ये एफ है तो ये भी एफ हो जाएगा, ठीक है नहीं, और ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर। तो इसका आर का और एफ का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसका डायगोनल जो इसी पॉइंट से होकर जाएगा, ये क्या है, एस। तो आर और एफ का जो रिजल्टेंट आएगा उसे कहेंगे हम टोटल रिएक्शन। बात समझ में आई कुछ? तो यही चीज है इसके अंदर। और जो ये एस है, जो टोटल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन से कितना एंगल बना रही है, मैंने मान लिया थीटा एंगल बना रही है। इस टोटल रिएक्शन को और इस एंगल का आगे यूज होगा, मैंने इसीलिए आपको टोटल रिएक्शन समझाई है। देखिए इसने दिया क्या है, पढ़ लेंगे एक बार। द ब्लॉक ए रेस्टिंग ऑन ए रफ सरफेस इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ब्लॉक ए है जो कहाँ रेस्ट कर रहा है, एक रफ सरफेस पर एक्ट कर रहा है और इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर कौन कौन से वेट काम कर रहे हैं, देखिए मैंने भी आपको बताया था, वेट डब्ल्यू ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड थ्रू इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। हमेशा जो बॉडी का वेट होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही लगता है, आपको ये पता होगा इस बात का। तो वेट डब्ल्यू एक्टिंग करेगा कहाँ, डाउनवर्ड काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये एक्ट कर रहा है। सेकंड देखिए क्या है इसके अंदर, नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस। ब्लॉक और सरफेस के बीच में क्या लग रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन आर लग रही है। फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू आर, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक ये फ्रिक्शन फोर्स एफ लग रहा है, आपको मैंने भी बताया था कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर के इक्वल होता है, जहां म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और एक ट्रैक्टिव फोर्स पी लग रहा है, एक ट्रैक्टिव फोर्स आपका पी लग रहा है। तो ये सारे के सारे लोड अप्लाई हो रहे हैं। तो नीचे दिया है इसने, द फोर्स आर एंड एफ एक्ट एट राइट एंगल। आपके आर और एफ देखिए मैंने बताया था कि दोनों के दोनों आपके राइट एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है और एक वर्टिकली काम कर रहा है। एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, देयर रिजल्टेंट इक्वल
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड इज कॉल्ड टोटल रिएक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा एस, वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसे हमने किससे निकाला है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकाला है। ठीक है, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हैं। इसे हम टोटल रिएक्शन भी कहते हैं और रिजल्टेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए टोटल रिएक्शन बताने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि आगे टोटल रिएक्शन का यूज होगा, तो मैंने इसलिए आपको पहले ही समझा दिया कि टोटल रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है देखिए एंगल ऑफ रिपोज। क्या आता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। देखिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है जो कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रहा है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर मैंने एक बॉडी रख दी जिसका वेट कितना है W। ठीक, तो W देखिए इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, नहीं वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस बॉडी पर कोई भी फोर्स, इस बॉडी पर आपका कोई भी फोर्स, इस बॉडी पर एक रिएक्शन लगेगी यार, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, ये बॉडी, ये आपकी बॉडी हो गई, ये कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया। तो इन दोनों के बीच में मैंने बताया था कि कॉन्टैक्ट सरफेस के 90 डिग्री पर एक्ट करेगा, तो 90 डिग्री पर आपकी रिएक्शन लगी है R। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखिए आपके एक एंगल तक, ये जो एंगल फाई है, अगर मैं यहाँ पर इस बॉडी को फ्री छोड़ दूँ, यानी इस बॉडी पर कोई भी फोर्स आपका नहीं लगा हुआ है, जैसे ये फोर्स है, ये भी आपका फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जो ये बॉडी होगी ये बिल्कुल फ्री रहेगी। ठीक है नहीं, तो एक एंगल ऐसा रहेगा फाई जिसमें ये बॉडी फ्री होकर भी बिना किसी फोर्स के ये नीचे मोशन नहीं करेगी। क्लियर है, लेकिन जैसे ही एक इसकी भी एक लिमिट होगी, ये जो फाई वैल्यू होगी आपकी, जो एंगल होगा, इस एंगल की भी एक लिमिट होगी जिस एंगल तक आपकी बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनी रहेगी। ठीक है नहीं, उस लिमिट से अगर मैं थोड़ा सा भी उस एंगल को इंक्रीज करूंगा तो आपकी बॉडी का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लिमिट, जिस लिमिट के ऊपर आपकी बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देगी, वही एंगल कहलाएगा आपका एंगल ऑफ रिपोज। तो थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा, अब पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, व्हेन ए बॉडी रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस देयर एग्जिस्ट ए लिमिट फॉर द इंक्लाइनेशन ऑफ द सरफेस टू कीप द बॉडी एट रेस्ट। वही कहा है मैंने कि एक बॉडी है जो आपकी इंक्लाइंड प्लेन पर रेस्ट कर रही है, देयर एग्जिस्ट ए लिमिट फॉर द इंक्लाइनेशन ऑफ द सरफेस। यहाँ पर इंक्लाइनेशन जो एंगल है उसकी एक लिमिट है, टू कीप द बॉडी एट रेस्ट, बॉडी को रेस्ट में रखने की। इफ द इंक्लाइनेशन इंक्रीज बियॉन्ड दिस लिमिट, अगर हम आपका इंक्लाइनेशन जो एंगल अल्फा है बियॉन्ड दिस लिमिट, लिमिट से ऊपर उसे इंक्रीज कर देंगे, तो द बॉडी रेस्टिंग ऑन द इंक्लाइंड सरफेस स्टार्ट टू मूव डाउन। तो जो बॉडी आपकी रेस्ट कर रही है इंक्लाइंड सरफेस पर, वो आपका मूव करना स्टार्ट कर देगी, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो द लिमिटिंग एंगल अप टू विच द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और जस्ट स्टार्ट टू मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, तो जो लिमिटिंग एंगल है, जिस एंगल से आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है या जिससे ऊपर आपकी बॉडी मूव करने लगेगी, वही एंगल आपका क्या कहलाएगा, लिमिटिंग एंगल, एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। क्लियर है, वही जो मैंने आपको समझाया था वही है। तो देखिए इसमें अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपका एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल होगा। हमने मान लिया कि अभी बॉडी हमारी किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ F फोर्स लगा है और यहाँ आपका R रिएक्शन लगी है, ये आपका W फोर्स लगा है। आपका W डाउनवर्ड काम कर रहा है। ठीक है, तो W के अगर इंक्लाइंड प्लेन होता है तो इंक्लाइंड प्लेन में इस W के दो कंपोनेंट हम लेते हैं। तो देखिए एक तो ये वर्टिकली कंपोनेंट आएगा इसका, एक हॉरिजॉन्टली आएगा। देखिए अगर ये एंगल फाई है तो ये जो W है ये वर्टिकल से फाई एंगल बनाएगा, यानी अगर ये 30 एंगल होगा तो ये भी 30 एंगल बनाएगा वर्टिकल से, ये 45 होगा तो ये भी 45 ही बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये कितना आ जाएगा, W कोस अल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, W साइन अल्फा। क्लियर है, अब अगर मैं इसमें समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 में हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से लगे हैं, एक तो आपका ये एफ फोर्स लगा है और एक हॉरिजॉन्टल कौन सा लगा है, W साइन अल्फा। इसकी डायरेक्शन ये होगी डाउनवर्ड और इसकी डायरेक्शन ये होगी इस तरह। ठीक है नहीं, तो ये तो पॉजिटिव होगा एफ
और डब्ल्यू साइन अल्फा आपका निगेटिव होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एफ माइनस डब्ल्यू साइन फाइव, फाइव होगा सॉरी, ये एफ माइनस डब्ल्यू साइन फाइव इजकल टू जीरो। तो यहाँ से एफ इजकल टू क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू साइन फाइव। क्लियर है। अब लगाएंगे समीशन एफ वाई इजकल टू जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो ये आर काम कर रहा है और एक आपका ये डब्ल्यू कोस अल्फा काम कर रहा है। तो ये आ जाएगा आर माइनस डब्ल्यू कोस अल्फा इजकल टू सॉरी डब्ल्यू कोस फाइव इजकल टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू कोस फाइव। दोनों इक्वेशन बना लिया आपने। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो होती है एक्स और वाई तो इस तरह से होते हैं, वही एक्स ओरिजेंटल होता है वाई वर्टिकल। लेकिन जब इंक्लाइंड प्लेन होता है तो इंक्लाइंड प्लेन में हम क्या मान के चलते हैं कि आपका जो प्लेन है, जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है वो एक्स एक्सिस है और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस है। ठीक है नहीं। तो ये जो आपका एक्सिस है ये मैं एक्स मान के चलूंगा और ये वाला एक्सिस है जो ये मैं वाई मान के चलूंगा। इंक्लाइंड प्लेन के जितने भी न्यूमेरिकल हम करेंगे वो इसी एक्सिस से हम करेंगे। क्लियर है। ये मैंने यहाँ शो भी किया हुआ है कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। क्लियर है। अब देखिए आपकी दो इक्वेशन आ गई आपकी, एफ इजकल टू आ गया डब्ल्यू साइन फाइव और आर आ गया डब्ल्यू कोस फाइव। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है। तो देखिए इक्वेशन वन को डिवाइड किया मैंने इक्वेशन टू से, तो क्या आ गया आपका डब्ल्यू साइन फाइव अपॉन डब्ल्यू कोस फाइव इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। ठीक। तो डब्ल्यू से तो डब्ल्यू कैंसिल हो गया आपका और साइन फाइव अपॉन कोस फाइव क्या होगा टेन फाइव। तो टेन फाइव इक्वल टू क्या आ गया एफ अपॉन आर। ठीक। और एफ अपॉन आर किसकी वैल्यू होती है, एफ अपॉन आर वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, यानी म्यू की। तो टेन फाइव किसके इक्वल आ गया, आपके म्यू के इक्वल आ गया। ठीक। तो जब टेन फाइव इक्वल टू म्यू आ गया तो फाइव किसके इक्वल आ गया, फाइव आ गया टेन इनवर्स म्यू के। तो आप एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से आप एंगल ऑफ रिपोज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप ये अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता है तो आप ये बता सकते हैं कि कितने एंगल तक आपकी ये बॉडी बिना किसी फोर्स के रेस्ट में बनी रहेगी। क्लियर है। तो ये था आपका एंगल ऑफ रिपोज। छोटे छोटे डेफिनेशन है, छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। ये क्या है, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए एंगल ऑफ रिपोज अलग होता है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा आपको और एंगल ऑफ रिपोज अलग होगा। दोनों सेम होंगे या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था टोटल रिएक्शन। ठीक है। टोटल रिएक्शन देखिए इसमें भी शो हो रही है एस। टोटल रिएक्शन क्या होती है, ये आर और ये एफ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, एस कहलाएगा। और एस क्या है आपके टोटल रिएक्शन। ये टोटल रिएक्शन इस नॉर्मल रिएक्शन आर से जो एंगल क्रिएट करेगी वही एंगल आपका कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आई। जो आपका टोटल रिएक्शन एस होगी वो नॉर्मल रिएक्शन आर से जो एंगल क्रिएट करेगी वो क्या होगा, वही होगा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। जैसे ये एक बॉडी रखी है, इस बॉडी पर एक डब्ल्यू वेट काम कर रहा है नीचे, भाई बॉडी का वेट डब्ल्यू है तो वो नीचे काम करेगा। इस प्लेन के 90 डिग्री पर एक रिएक्शन काम करेगी यार। ठीक। एक पी फोर्स अप्लाई हुआ है इस पर, जब पी फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यही होगी। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस तरह। ठीक है। अब आर और एफ का रिजल्टेंट कितना आ गया एस। एस की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है। और एस कितना एंगल बना रहा है आर से थीटा, तो यही थीटा आपका क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए समझ लेते हैं क्या दिया है, जो मैं कुछ तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया बेसिक के होता क्या। देखिए फॉर ए बॉडी एट रेस्ट ऑन द सरफेस, एक बॉडी जो किसी सरफेस पर रेस्ट में रखी हुई है। ठीक। द नॉर्मल रिएक्शन आर एंड द फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू आर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल रिजल्टेंट एस। इसने वही कहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन आर और फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू आर एक्ट कर रहा है, इन दोनों को हम कंबाइंड करके एक इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं जिसे क्या कहते हैं, एस कहते हैं। ठीक है। तो एस इज कॉल्ड टोटल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब आगे देखिए द एंगल मेड बाई एस विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आर इज कॉल्ड
एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वही बात है जो मैंने आपको समझाई थी कि एस आपका द एंगल मेड बाई एस विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आर, एस आर से जो एंगल बना रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यह हो गया आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर हम, ये पी फोर्स है, ये आपका आर है, ये एफ है, ये डब्ल्यू है। इस एस को तो भूल जाओ अभी, क्योंकि एस तो इनका रिजल्टेंट है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूंगा तो फिर मैं एस को लूंगा, और अगर मैं एस को नहीं ले रहा हूं तो फिर आर और एफ को लूंगा। ठीक है नहीं, तो मैंने क्या लिया, एस को हटा दिया और आर एफ को भी ले लिया। ठीक, तो यहाँ से क्या देखिए क्या आएगा, यहाँ से आपका जो आएगा, अगर मैं देखिए इसकी बात करूं, इस डायग्राम में आप देखिएगा, इधर इस डायग्राम में आप देखिएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। यहाँ से आपकी रिएक्शन निकल रही है आर, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से काम कर रहा है एफ। मैंने क्या बनाया, मैंने इस तरह से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से मैंने इसका पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक, अब इसके बाद ये इसका रिजल्टेंट है एस। अब अगर ये एफ है आपका, तो ये भी कितना होगा, ये भी एफ होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ये आर है तो ये भी आर होगा। क्लियर है नहीं। अब ये एस कितना एंगल बना रहा है, इससे थीटा। तो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो टेन थीटा का आएगा, टेन थीटा आएगा आपका लंब बटे आधार। क्या आएगा, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, लंब कितना है एफ, आधार कितना है आर। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, एफ अपॉन आर के। और एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है आपकी म्यू आर, और आर तो आर है ही, तो आर से तो आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से टेन फाइव की वैल्यू किसकी आ गई, म्यू के। टेन फाइव किसके इक्वल आ गया, म्यू के। देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, थोड़ी देर पहले आपने निकाला था टेन फाइव इक्वल टू म्यू, और यहाँ क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू म्यू। ठीक, यहाँ टेन थीटा इक्वल टू म्यू आया है, यानी, और यहाँ क्या है, टेन फाइव इक्वल टू म्यू, यानी इसका मतलब दोनों के दोनों बराबर है। फाइव और थीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि म्यू किसके इक्वल है, म्यू टेन थीटा के इक्वल भी है, टेन फाइव के इक्वल भी है, जहां थीटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और फाइव आपका एंगल ऑफ रिपोज है। तो देखिए वही मैंने नीचे लाइन में लिखा है, दस द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज फॉर ए बॉडी रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिपोज के, फॉर ए बॉडी रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब आपकी बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हो, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज आपका केवल और केवल इंक्लाइंड प्लेन पर ही होगा। अगर इस तरह की मैं बात करूं बॉडी की, तो इसमें तो कोई एंगल है ही नहीं, तो यहाँ तो एंगल ऑफ रिपोज आपका होगा ही नहीं। ठीक है नहीं, तो इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में ये दोनों चीजें आपकी इक्वल होंगी। अब देखिए आपका लास्ट टॉपिक बचा है कोन ऑफ फ्रिक्शन। क्या बचा है, कोन ऑफ फ्रिक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा जरूर इसे। देखिए बहुत इजी है, जो मैंने भी आपको टोटल रिएक्शन समझाई है, नॉर्मल रिएक्शन समझाई है, उसी पर डिपेंड करता है ये भी। तो देखिए कोन ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल रिएक्शन इज एस इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे पता है कि टोटल रिएक्शन एस क्या होती है, वो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही होती है। एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, और वो नॉर्मल रिएक्शन आर से थीटा एंगल बनाती है, ये भी पता है मुझे। ठीक है नहीं, तो देखिए जैसे ये है, ये आपका आर रिएक्शन है और ये आपका एस टोटल रिएक्शन है। ठीक है, और ये एस किससे, थीटा से, आर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अभी मैंने सब चीजें आपको समझाई हैं। और ये पॉइंट है आपका ओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ है। ठीक है, यहाँ अब देखिए क्या है, ओ इज द वर्टेक्स ऑफ ए कोन। मैंने मान लिया ओ क्या है, वर्टेक्स है किसी कोन का। ठीक है, वूज एक्सिस इज आर, और कोन की एक्सिस क्या मान ली मैंने, आर। एक्सिस क्या मान ली मैंने, आर मान ली। कोन का वर्टेक्स ओ आ गया, एक्सिस आपकी आर आ गई, और सेमी वर्टेक्स एंगल इज थीटा। सेमी वर्टेक्स एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा मान लिया, ये जो थीटा एंगल है आपका। ठीक, तो कोन बनाने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है, एक आपको वर्टेक्स की जरूरत होती है, एक आपको एक्सिस की जरूरत होती है, और एक आपको सेमी वर्टेक्स एंगल की जरूरत होती है। तो तीनों आपने बता दिए कि ओ आपका वर्टेक्स है, आर आपका एक्सिस है, और ये थीटा आपका वर्टेक्स एंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए ये हमने डायग्राम बना दिया। सच ए राइट सर्कुलर कोन इज कॉल्ड द
कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो इन तीनों चीजों को लेकर जो आपका कोन बनेगा वो कोन आपका क्या कहलाएगा, कोन ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो बना है आपका कोन बना है और ये आपका एक्सिस बना है। क्लियर है। बनाने का तरीका देखिएगा आपने ये आर एक्सिस बनाया, इधर से टोटल रिएक्शन एच ली, तो टोटल रिएक्शन आपको कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो इस एक्स को इस एक्सिस के अबाउट मैंने थीटा एंगल पर चार ओर घुमा दिया, इस एक्स को इस एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल पर मैंने इसे चारों ओर 360 डिग्री पर एक बार घुमा दिया। तो जैसे ही मैं इसे एक बार घुमाऊंगा तो आपका इस तरह से कोन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो इसी के साथ आपका जितना थ्योरेटिकल पार्ट था फ्रिक्शन का वो सब हम आपको कवर करा चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर से हम आपको इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत ईजी हैं, लेकिन धीरे धीरे न्यूमेरिकल हम कराएंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल कराए जाए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें इंक्लाइन प्लेन की भी कई कंडीशन होती हैं, ठीक है नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन की भी 2-3 कंडीशन होती हैं, वो सभी कंडीशंस आपको समझाई जाएंगी जिससे कि आप एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल गलत न करें। क्लियर है। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ें, अगर आपके थ्योरी के कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, आपके 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं फ्रिक्शन के। कल हम आपको 3rd लेक्चर पढ़ाएंगे, तब तक आप दोनों लेक्चर अच्छे से पूरे कर लें। इनके नोट्स भी आप साथ के साथ बनाते चलें, नोट्स बना लेंगे तो बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्ज़ाम के समय में अपने नोट से ही अच्छी तरह से समझकर एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।